तो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर। यहीं से आपका स्टार्ट होता है कि आपको आगे मेडिकल लाइन में जाना है या डॉक्टरी लाइन में जाना है, जो भी करना है तो यहीं से शुरू होता है। तो इस चैप्टर में आपको पूरा साइंस का ओवरव्यू मिल जाता है। यानी कि अगर आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं या फिर आप चाहते हैं कि मैं बायो पढ़ूँ या साइंस से पढ़ूँ या मैथ्स लूँ या कॉमर्स लूँ, तो सबसे पहले डिसाइड करने से पहले आप इस चैप्टर को देखिए। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि ओवरऑल हमको पढ़ना क्या है 11th-12th में साइंस में। और ये एक आपको ओवरव्यू दे देगा पूरे चैप्टर का कि ये क्या है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है फिजिकल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड और ये क्लास 11th का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको कुछ कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिकली बस ये देखना है कि इंट्रो है, पूरे 11th और 12th का इंट्रो पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है कि कोई भी साइंटिस्ट कैसे लॉज बनाता है, कैसे अपनी थियरी देता है। और इसमें पढ़ना है, कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ डिस्कवरीज़ हैं, कैसे-कैसे क्या हुआ है, ये सब देखना है हमको। और कहाँ से मेन साइंस का शुरुआत हुआ। तो साइंस की शुरुआत होने से पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ, एकदम बेसिक में जाते हैं और उसके बाद से आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लोगों ने सोचना शुरू किया। लोगों ने धीरे-धीरे सोचना शुरू किया और सोचते-सोचते क्या किया कि उन्होंने सोचना शुरू किया और सोचते-सोचते जब वो नॉलेज बढ़ता गया, तो क्या करते थे कि वो अपने नॉलेज को अपने आगे वाले जनरेशन को या तो बता देते थे, या तो लिख देते थे। लिखते नहीं थे तो बता देते थे। और जो लोग ऐसा सोचते थे, उनको फिलॉसफर कहते थे और जो वो सोचते थे, उसको फिलॉसफी कहते थे। जैसे अभी रिसेंटली चाइना का बात चल रहा है, तो हम चाइना के एक फिलॉसफर की बात करते हैं। उनका क्या सोचना था? उनका सोचना था कि जो हमारा पूरा ये नेचर, पूरी जो दुनिया है, वो एक बहुत बड़े टुकड़े एक बहुत बड़े पिंड के टूटने से बना है। उनका कहना था कि एक पिंड, बहुत बड़ा पिंड था, वो टूटा और टूटने से 2 पार्ट में टूटा। एक पार्ट के टूटने से पृथ्वी बनी, धरती बनी, अर्थ बना और दूसरे से स्काई बना। और उन दोनों के बीच में एक इंसान का जन्म हुआ, जो ये इंसान है। और इस इंसान की खासियत एक थी कि ये हर दिन 10 फीट बढ़ता था और ये लगभग 18,000 साल तक ज़िंदा रहा। और ये जैसे-जैसे ये बढ़ता था, धरती आकाश भी एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर 10 फीट आगे ऊपर बढ़ते थे। ऐसा चाइना के लोगों का मानना था। और 18,000 साल बाद जब ये मरा, तो कहा जाता है कि इसके सर के फटने से सूर्य और चंद्रमा बने। इसके पसीनों से वर्षा हुई, मतलब वर्षा बना। और इसके बालों से जंगल बना। इसके बालों से जंगल बना। इसके खून से नदियाँ बनी। और ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था कि जो ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जो हमारा पूरी दुनिया बनी है, जो पृथ्वी है, इस पे जो भी चीज़ें हैं, ये इस इंसान की वजह से हुई है। ऐसा मानना था। फिलॉसफर थे, अपनी फिलॉसफी करके गए। मतलब जो ये बातें सोचते थे, उनको फिलॉसफर कहते थे। जो सोच था उनका, उसको फिलॉसफी कहते थे। ऐसे ही फिलॉसफी बहुत ज़्यादा हुई। और जब ये फिलॉसफी ज़्यादा होती गई, बढ़ती गई धीरे-धीरे, और जब बढ़ती गई, ज़्यादा हो गई, तो उसको सँभालना मुश्किल हो गया, उसको वेट उसका ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या किया, इसको बाँट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ऐसा पार्ट आर्ट्स में, स्किल्स में, अदर अदर स्टडीज़ में, और एक साइंस, ठीक? तो जो साइंस है, अब साइंस है क्या? मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि साइंस क्या है और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? तो इसके लिए हम जानते हैं, जो साइंस वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है साइंटिया। और ये इसका मीनिंग हम लोग के वर्ड में होता है टू नो, मतलब जानना। किसी तरह की जानकारी को साइंस कहते हैं। जैसे हमको घर पे खाना वाना बनाने आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? होम साइंस। जैसे हम केमिकल के बारे में जान गए, तो केमिकल से केमिस्ट्री हो गया। हम लोग जानवरों के, एनिमल्स के बारे में जान गए, तो क्या हो गया? जूलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, सॉरी जूलॉजी हो गया। फिर हम लोग अगर इसके पेड़ पौधों के बारे में, इनके बारे में जानने लगे, तो क्या हो गया?
बॉटनी हो गया। फिर अगर हम लोग थोड़ा-सा भविष्य जानने लगे, ग्रहों को, तारों को जानने लगे तो एस्ट्रोलॉजी हो गया। ऐसी जानकारी को ही क्या कहते हैं हम लोग? साइंस कहते हैं। इसमें से एक अगर हम लोग नेचर के बारे में जानने लगे, नेचर की स्टडी करने लगे तो क्या हो गया? नेचुरल साइंस हो गया। तो ये बात समझ में आया जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए एक लड़का है कुश्ती कर रहा है, तो ये कुश्ती आर्ट है या फिर साइंस है? तो ये आर्ट है। जैसे कोई सिंगिंग कर रहा है, गा रहा है तो क्या है? वो आर्ट है। कोई डांस कर रहा है तो ये क्या है? ये भी आर्ट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे विश्वास हैं या फिर अंधविश्वास कहिए या विश्वास हमारी क्या है? श्रद्धा है कि सोमवार आता है तो हम लोग क्या करते हैं? शंकर भगवान पे, शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी श्रद्धा है। इसको हम साइंस हमको पता नहीं है क्यों होता है, तो जब पता ही नहीं है क्यों होता है, तो हम इसको साइंस नहीं कहेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं कि मंगलवार को बाल नहीं काटना चाहिए, तो वो भी क्या है? वो भी हमारी क्या है? वो तो अंधविश्वास है। तो लोगों का कहना था कि जैसे किसी को जुकाम हो जाता है तो लोग कहते हैं कि सर पे सरसों का तेल लगा लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। तो ये कहाँ से पता चला हमको? ये पता चला क्योंकि हमारे जो दादाजी ये सब बोला करते थे, तो इससे हमको पता चला। और ये हमको ये नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन होता है। ठीक? तो ये डिफरेंस समझ में आया? उसके बाद से हम लोग देखेंगे साइंटिफिक मेथड टू स्टडी नेचर। मतलब हमको जो भी चीज़ें पढ़ेंगे अभी तक तो हम लोग किसी को साइंस नहीं कहेंगे। साइंस में एक बात है कि जो भी आपका नॉलेज होना चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कैसा? कि जिस पे तर्क हो, थोड़ा डेविएट हो, उस तर्क के बाद जो रिजल्ट आए उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज। जैसे किसी ने कुछ बोला, फिर उसने वो बात दूसरे को बताया, दूसरे ने उस बात को तीसरे को बताया और ऐसे चलता गया और उस पे कुछ सुधार चलते गए और लास्ट में हमको जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के बेसिस पे क्या बनता है? साइंस के लॉज बनते हैं। तो साइंटिफिक मेथड देखेंगे हम लोग टू स्टडी नेचर। तो सबसे पहला मेथड, अब सबसे पहले हमको स्टडी करने के लिए अपने आसपास पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो पहला स्टेप होना चाहिए कि हम आसपास की चीज़ों को देखें। जैसे जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, हमारे घर के आगे नदी है, तो हम देखते हैं कि नदी लेफ़्ट टू राइट जाता है। हम कल गए, कल भी देखे लेफ़्ट टू राइट गया, परसों भी गए तो लेफ़्ट टू राइट गया। तो फिर हमने मान लिया कि पानी जो होता है वो लेफ़्ट टू राइट फ्लो होता है। जैसे यहाँ पे पानी को हमने देखा कि लेफ़्ट टू राइट फ्लो होता है। इसके बाद जैसे कि जैसे और कुछ जैसे हम देखते हैं कि हर साल साल क्या होता है? ठंडी आती है, गर्मी आता है। हर साल कुछ 6 महीने 9 महीने के बाद क्या होता है? सीज़न चेंज होता है। तो हम ये क्या करते हैं? ये देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है, क्योंकि बिना देखे हुए हम किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। जैसे सनराइज़ होता है, सनसेट होता है, बादल होते हैं, बारिश होता है, ये सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग। किसी चीज़ को गिराते हैं तो वो क्या होता है? ड्रॉप करते हैं तो वो हमेशा नीचे ही जाता है। ये सब चीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं और बिना ऑब्ज़र्व किए किसी भी लॉ को बनाया नहीं जा सकता। मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्ज़र्वेशन। मतलब किसी चीज़ को जब तक हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तब तक हमारा क्या होगा? हमारी स्टडी की शुरुआत नहीं होगी। इसके बाद सेकंड स्टेप आता है एक्सपेरिमेंट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने कहा था कि जैसे हम लोग अभी मान चुके हैं कि वाटर जो होता है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट फ्लो करता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक लैब में गए, लैब में जाकर क्या किया हमने, एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब में पानी डाला और देख रहे हैं कि पानी फ्लो नहीं हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि कब कब फ्लो करेगा पानी। तो हम देखते हैं कि एक ही कंडीशन है कि पानी फ्लो करे कि जब हम क्या करें, एक साइड से थोड़ा सा इसको उठा दिया जाए, तो पानी एक लेफ़्ट टू राइट फ्लो होने लगेगा। तो हमको ये पता चला, तो इसको कहते हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। फिर हम लोग दूसरे तरह से इसको देखेंगे। फिर हमने देखा एग्जांपल कि बारिश होती है, तो बारिश क्यों होती है? तो हम देखते हैं कि बारिश जब भी बारिश होती है, तो उससे पहले क्या होता है कि गर्मी के बाद कभी भी गर्मी ज़्यादा होती है, उसके बाद ही बारिश होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्या किया कि बर्तन में पानी लिया और उसको स्टोव के ऊपर बैठा दिया। स्टोव को गरम किया, स्टोव को चालू किया, पानी हीट हुआ, बॉयल हुआ और धीरे-धीरे वेपर बनने लगा। फिर हमने क्या किया, एक ठंडे बर्तन को ले करके उसके ऊपर रखा और जब रखा तो देखे कि वहाँ से क्या हो गया, थोड़ी देर बाद वो
वहाँ से पानी के ड्रॉप्स गिरने लगे, ड्रॉपलेट्स गिरने लगे और इस तरह हमको पता चला कि बारिश होती है, ऐसी बारिश होती होगी। फिर हमने इसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा टेम्परेचर को कम ज़्यादा किया, जो हमारा प्लेट था उसको ऊपर नीचे किया और ऐसे देखते गए कि क्या हो रहा है। तो इसको कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। फिर देखिए, फिर जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले के लोगों का मानना था कि जो सन होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, तभी डे एंड नाइट होता है। तो हमने देखा, ये ऑब्जर्व किया, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या करना है, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन बात यह है ना कि आज के डेट में हम केवल बुक्स पे डिपेंडेंट है। पहले क्या होता था ना, पहले बुक्स नहीं थी तो लोग सोचते थे और सोचने से ही कोई लॉ बनता है, कोई स्टडी की शुरुआत होती है। तो पहले के ज़माने में बुक्स नहीं थे तो ये फ़ायदे होते थे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि सनसेट होता है और सनराइज होता है, तो इसका मतलब हम सोचे कि अर्थ क्या है, सॉरी सन रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। इसके बाद हमने क्या किया, इस लैब में इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने क्या किया, अर्थ को बीच में रखा और एक टॉर्च लिया, मान लीजिए टॉर्च क्या है, सन है। और जब हमने इसमें लाइट को जलाया, लाइट ऑन किया, तो देखते हैं कि यहाँ पे एक साइड में डे होता है और एक साइड में नाइट होता है। जब क्या हो रहा है, सन इसके अराउंड घूम रहा है। फिर दूसरे कंडीशन में अगर हम ये सन यहाँ पे यानी टॉर्च अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे डे और यहाँ पे डे और यहाँ पे नाइट होगा। ठीक। तो हमको पता चला कि हम क्या करते हैं, सन अर्थ के अराउंड घूमता है तो क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। देखिए, एक बात याद रखिए कि साइंस में क्या होता है कि नथिंग इज फाइनल। साइंस में कुछ भी फाइनल नहीं है। इसी के चक्कर में पहले क्या होता था ना, पहले के लोग जो थे वो अर्थ को एक पवित्र ग्रह मानते थे, प्लेनेट मानते थे। जैसे एक बार की बात है, क्या वो एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है। एक चर्च में क्या हुआ ना, चर्च में एक चर्च के जो फादर थे, उनको एक इंसान, एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट ठीक है या फिलोसफर थे। उन्होंने आके कहा कि चर्च के लोगों का मानना था कि जो अर्थ है वो पवित्र ग्रह है। इसके चारों तरफ सूर्य भी चक्कर लगाता है, चंद्रमा भी चक्कर लगाता है, तारे भी इसके आसपास घूमते हैं, यानी कि अर्थ जो है सबका सेंटर है, ऐसा मानना था। तो उसी टाइम पे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि अर्थ सेंटर ना हो, सन भी सेंटर हो सकता है पूरे यूनिवर्स का। तो इस बात पे क्या हुआ कि लोगों को लगा कि वो धर्म विरोधी है और उनको फांसी की सजा सुनवा दी गई। मर गए, इतने अच्छे साइंटिस्ट चले गए। हालांकि ये आगे जाके साबित हो गया कि क्या हो सकता है अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें। जैसे कि अगर हम लोग क्या करें कि हम लोग एक बल्ब ले लें, सपोज सन ले लें और उसके पास में अर्थ रखें, तो यहाँ पे भी ऐसे ही देखना, अगर अर्थ घूमे और सन एक जगह पे रहे तो यहाँ पे एक साइड में डे होगा और दूसरे साइड में नाइट होगा। फिर अगर अर्थ को फिर यहाँ पे गया जाएगा तो यहाँ पे डे और उधर नाइट। तो हमने देखा कि अगर अर्थ भी सन के अराउंड घूमता है तो भी डे एंड नाइट होगा। तो आगे जाकर ये हमको, हालांकि ये बात सही हो गई कि अर्थ ही सन के अराउंड घूमता है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। ठीक। तो पहला स्टेप क्या था, ऑब्जर्वेशन, जो हमारे आसपास है उसको देखें। सेकेंड स्टेप में था कि जो हमने देखा उसको हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट करें, लैब में ले जाएं और उसको हर तरह से चेक करें। फिर आते हैं स्टेप 3, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव मतलब कि क्यों हुआ, जो भी हुआ वो क्यों है। जैसे हम कहते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, ऐसा क्यों हुआ। तो हमको एक बात पता है, जैसे किसी ने बोला कि ऊपर वाले पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाई होती है, नीचे वाले वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लो होती है। और एनर्जी हमेशा हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ ट्रेवल करती है, इसीलिए क्या होता है, पानी ऊपर से नीचे नीचे की तरफ गिरता है। किसी ने कहा कि ये बात होता है, किसी ने कहा कि अर्थ के पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पानी नीचे आता है, उसको जो भी रास्ता मिलता है, जैसे भी मिलता है, लेकिन पानी नीचे आ जाता है। फिर बातें हुई, फिर लोग कहे, जैसे कि हम कहते हैं कि बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश के दिनों में रेनबो बनते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लैब में एक
एक फव्वारा लगाया और क्या किया, सामने एक सन को लाया, मतलब टॉर्च टॉर्च या फिर सन, और देखा ये फिनोमिना, तो ये फिनोमिना हो रहा था। तो हमको सोचना था कि ये हो क्यों रहा है। तो हमको ये पता चला कि ये जो सन सन में जो कलर थे, जो 7 कलर थे, वो सन में पहले से थे। वाटर क्या कर रहा है, इसको अलग करने का काम कर रहा है। तो ये हमको पता चला। लेकिन ठीक है, हमको ये तो पता चला, जैसे हमको पता चला कि अर्थ के पास ग्रेविटी है, इसलिए पानी नीचे आता है। ग्रेविटी क्यों है, तो सोचा गया कि ग्रेविटी ऐसा फोर्स क्यों है, अर्थ के पास क्या है ऐसा कि खींचता है। तो हमने बोला कि मास है, उसका भार है, इसलिए वो खींचता है। वैसे ही सन के पास भी 7 कलर्स हैं, उसको अलग कौन करता है, उसको अलग करता है वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब वाटर की बूंदें अलग करती हैं। इसके बाद ये बात हुआ, ठीक। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आते हैं, ठीक ना। क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर ठीक है, हम क्या कहते हैं कि रेनबो तभी बनेगा, एक कंडीशन है कि रेनबो तभी बनेगा जब जब क्या हो, जब जब जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारी आंखों से 42 डिग्री एंगल पे हो। मतलब जो पानी की बूंदे हैं, जैसे लाइट आ रहा है और लाइट आ करके ड्रॉपलेट, जो वही ड्रॉपलेट रेनबो बनाएंगे जिन जो हमारे आंखों से 42 डिग्री एंगल पे हो, ना उससे ऊपर वाला ना इससे नीचे वाला। तो क्यों बना ये तो हमको पता चला, कैसे बन रहा है ये हमको पता चल गया। तो कितना जो नंबर वाला क्वांटिटी है वो हमको बताता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किया ऑब्जर्वेशन, फिर हमने किया लैब में एक्सपेरिमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद हमने की रीजनिंग। रीजनिंग दो तरह से, क्यों और कितना, क्यों हो रहा है और कैसे वो नहीं हो रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे अब बात आता है, जैसे कोई कहता है कि जैसे हम लोग इन डिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि अर्थ के पास ग्रेविटी है और अर्थ अपने ग्रेविटी की वजह से क्या करता है, किसी चीज़ को खींच लेता है। तो एक बात आती है कि चलिए ठीक है, अगर अर्थ के पास ग्रेविटी है और वो किसी चीज़ को खींच लेता है, तो अगर हम दो टू टाइम्स डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, तो फोर्स का क्या होगा, तो फोर्स जो होता है वो, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी 4 टाइम डिक्रीज होता है, अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिकल फोर्स 4 टाइम डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल जो होता है वो 2 टाइम्स डिक्रीज कर देता है, और न्यूक्लियर फोर्स 128 टाइम डिक्रीज करता है। यानी कि अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो हमारे ये फोर्स जो होते हैं ऐसे वेरी करते हैं। यानी ये सब हमको क्या मिल रहा है, ये सब हमको क्वांटिटी मिल रहा है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसके बाद जब हमको ये सब पता चल गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद किसी चीज़ का मैथमेटिकल मॉडलिंग देंगे। मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब कि जैसे हमने क्या किया, हमने अर्थ है, हमारे हमारे पास अर्थ है और अर्थ रॉकेट को लॉन्च किया। अब ये रॉकेट ये रॉकेट अर्थ के पास है और यहाँ पे एक सन है। अब हम कहते हैं कि अर्थ के पास ग्रेविटी है और ये ग्रेविटी क्या करता है, इस रॉकेट को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये ग्रेविटी इसलिए है क्योंकि अर्थ के पास मास है। तो हमको ये पता है कि सन के पास भी मास है और सन के पास अर्थ से ज़्यादा मास है, तो ये इसको क्यों नहीं खींच पाता है। तो हमारा ये होता है कि अर्थ के पास, चूंकि रॉकेट अर्थ के बहुत पास होता है, इसलिए ये फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बाद हमको पता चला, तो ये तो पता चल गया, ठीक है, हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो हम इसके बारे में कैसे पता चलेगा, तो हम हमारे पास एक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको देखना है कि अर्थ का जो फोर्स है कितना है और सन का फोर्स कितना है। अगर सन का फोर्स ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, सन इस रॉकेट को अपनी तरफ खींच लेगा, और अर्थ का फोर्स ज़्यादा है तो अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। तो हमको कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, अगर अर्थ के लिए निकालना है तो हम यहाँ पे अर्थ का मास रखेंगे, रॉकेट का मास रखेंगे, और अर्थ के और रॉकेट के बीच का डिस्टेंस रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। फिर इसके बीच में फिर इसके बीच में सन और रॉकेट का मास रखेंगे, और सन और रॉकेट के बीच की डिस्टेंस रखेंगे, और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, दोनों दोनों फोर्स को देखेंगे कौन ज़्यादा है। अगर अर्थ वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये इसको अर्थ खींच लेगा, और अगर सन वाला फोर्स ज़्यादा है तो सन इसको खींच लेगा। जैसे जैसे रॉकेट इसके पास जाएगा, अब अर्थ का फोर्स कम होता जाएगा और सन का फोर्स ज़्यादा होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, जब ये रॉकेट सन के बहुत पास होगा, तो उस समय अर्थ का फोर्स काम नहीं करेगा। और उस टाइम जैसे हम कहते हैं कि इतने डिस्टेंस पे, जैसे मैंने कहा कि 10,000 किलोमीटर अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी
ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इंजन को बंद कर सकते हैं और वो जो रॉकेट है वो अपने आप क्या होगा, सन पे लैंड कर जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कर लेते हैं तो हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन कैसा प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन करते हैं कि जैसे हमारा क्या है प्रेडिक्शन में, जैसे ये होता है कि जैसे ये कार है और कार से कहता है, पूछा, ये कार जो चला रहा है वो पूछ रहा है कि अगर हमने ब्रेक लगाया तो हम कितनी देर बाद जाकर रुकेंगे। तो हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग जो न्यूटन जो मोशन का इक्वेशन है उससे हमको पता है कि जो थर्ड इक्वेशन है उससे हम निकाल सकते हैं कि जो कार है वो कितने डिस्टेंस पे जाकर रुकेगा। तो हम पहले से इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं, और वो प्रेडिक्शन अगर सही है तो फॉर्मूला सही है। जैसे कि हमने इसके बाद से हमको पता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो हमने क्या किया, अर्थ का और मून का, और बताया कि इतने दिन बाद जैसे 1 साल 40 दिन बाद क्या होगा, फिर से सूर्य ग्रहण होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और अगर ये प्रेडिक्शन सही हो जाता है तो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग सही है। जैसे कि अर्थ वाला है, जैसे हमने कहा कि 1,000 किलोमीटर 18,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी जो है वो कम होगी और सन की ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो हमने ये क्या किया, ये फॉर्मूले जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फार्मूला है उस पर सब कुछ रखा और बताया कि क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, इतने किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाएगी और सन की ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो उस टाइम पे क्या है, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद हमने बताया कि 4.5-5 घंटे बाद क्या होगा कि वहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो और आप 4.5-5 घंटे बाद क्या कीजिए, रॉकेट का इंजन बंद कर दीजिए। तो जब इस रॉकेट गया और उसने 5 घंटे बाद अगर इंजन बंद किया और अगर वो अर्थ पे आ गया, यानी हमारा जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो गलत है, यानी फॉर्मूला हमारा गलत है। और वो सही हो गया तो हमारे फॉर्मूलेज सही हैं। तो इसके बाद अगर ये सन पे पहुंच गया तो ये फॉर्मूला सही है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जो होता है सन होता है, बहुत बार फार्मूला, लगभग लाखों बार आदमी जो साइंटिस्ट होते हैं हजारों बार वो फार्मूलाज बनाते हैं और वो फार्मूला सही होते हैं, कभी गलत होते हैं। बहुत मेहनत लगती है उसमें। जैसे आइंस्टाइन ने बहुत सारी थियरी बनाई लेकिन उस थियरी के मैथमेटिकल मॉडलिंग वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो थियरी कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन। मतलब कि अगर वो थियरी सही है तो ठीक है, यानी मैथमेटिकल मॉडलिंग से अगर रॉकेट 4.5-5 घंटे बाद इंजन बंद करने से सन की ग्रेविटी उसको खींच लेती है, यानी हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग सही है। अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग सही है तो फिर हमारा क्या है, वेरीफाई हो गया और वो हमारा क्या होता है, लॉज बन जाते हैं। अगर वो नहीं हुआ तो फाल्सिफिकेशन हो जाता है। और जैसे कि हम लोग खेलते हैं सांप सीढ़ी का खेल, कि अगर 99 पे जाने के बाद अगर हमको क्या कर दे, अगर सांप काट दे तो फिर हमको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है। तो फिर ऐसा ही कुछ होता है, जब अगर अगर हमारा क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग गलत हो जाए तो हमारा क्या होता है, जो पूरी मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो हमको फिर से स्टार्ट से ही करना पड़ता है। तो ये हमारे 6 स्टेप्स थे टू स्टडी नेचर, मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। तो ये स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे और इसको देखने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, सॉरी चैप्टर नहीं, ये 3-4 टॉपिक और जाएंगे आगे। और इसके बाद इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइंस। इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं और इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सीरीज रखेंगे जिसमें 40-50 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के। ठीक है, थैंक यू।